हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आपको पता है कि इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आप इसी सेक्शन में जाकर फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल देख सकते हैं। इसके आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमारे चल रहे थे 19th और 20th सेंचुरी के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंगाल के हमने मूवमेंट्स उठाए थे दोस्तों। इसके बाद हम वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। देखो वेस्टर्न पार्ट किसे कहते हैं। ये हमारा इंडिया है मान लो, ठीक है। ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट मतलब मुंबई वाले इलाके में भी कुछ मूवमेंट्स ऐसे चले। इन वेस्टर्न इंडिया डीके करवे टुक अप टू द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विडो डीके करवे साहब, प्रोफेसर डीके करवे, ये किस कॉज से रिलेटेड थे विडो में रीमैरिज, ठीक है। ओके, इन मद्रास वीरा सालिंगम पथुलू मेड हरक्यूलिन एफर्ट ऑफ द सेम डायरेक्शन। मद्रास में एक और व्यक्ति था जो विडो रिमेरिज के लिए काम कर रहा था, पथुलू। आप पथुलू या पंथुलू के नाम से इन्हें याद रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर योर एमसीक्यू। प्रोफेसर कर्वे की बात करते हैं। प्रोफेसर कर्वे ने विडो रिमेरिज के लिए जो काम कर रहे थे, पूना में 1899 में एक विडो होम ओपन किया था। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी ओपन की थी बॉम्बे में 1916 में। तो ये सारे फैक्ट आपके A4 साइज के पेपर में लिखे जाने चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इंस्ट्रक्ट किया था। फिर इसके बाद हम BM मालाबारी के बारे में बात करेंगे। BM मालाबारी साहब चाइल्ड मैरिज को लेकर, ये भी एक सोशल कॉज है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसेंट थे। और इन्हीं के एफर्ट की वजह से हम देखते हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया। तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये जो चाइल्ड मैरिज थी, चाइल्ड मैरिज को लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। तो इनको लेकर बात होती रहती है। आपसे करंट में जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। 1849 में बेथुन स्कूल ओपन हुआ था कैलकाटा में। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी बात की थी। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1936 में ऑर्गेनाइज हुई। तो देखिए, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, पहले जहां पर औरतों को सती किया जाता था, करीब 150 साल के एफर्ट ने या 100 साल के एफर्ट ने औरतों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था कि उन्होंने ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की 1836 में। इसमें राधा स्वामी सत्संग भी है। राधा स्वामी सत्संग ये आगरा के पास इसका मेन ब्रांच है। तो जो राधा स्वामी सत्संग है उसके फाउंडर थे तुलसीराम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक। तो देव समाज के फाउंडर क्लियर हो गए। अच्छा, नीचे की कुछ एक स्लाइड जो कट रही हैं उसको लेकर आप परेशान ना हो, मैं बोलता जाऊंगा और साइड बाय साइड यहाँ पर लिखता जाऊंगा। फिर उसके बाद आ गए नदवा उल उलामा। इन्होंने मौलाना सहीबी नुमानी 1894 में लखनऊ में इसे फाउंड किया था। हालांकि ये क्वेश्चन, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चूंकि आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का है और क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। ओके, इसके बाद फर्दर कुछ और इवेंट्स थे, जैसे कि एक जस्टिस मूवमेंट चलाया गया। जस्टिस मूवमेंट मुदलियार ने चलाया था। मुदलियार के साथ साथ इसमें TM नायर और त्यागराज, ये मद्रास में जस्टिस मूवमेंट चलाया गया था। टाइम था 1915-16, जिस समय हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपवील चल ही रहा था। ये चलाया क्यों गया था, मुदलियार ने जस्टिस मूवमेंट चलाया क्यों था। दोस्तों, होता क्या था कि ब्राह्मण्स जो थे वो साउथ में एजुकेशन के लिए फोकस थे कि ब्राह्मण्स को ही एजुकेशन मिलेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विसेज और पॉलिटिक्स में भी ब्राह्मण ही एक्टिव थे। तो मुदलियार ने ये कहा कि जो बाकी जो बैकवर्ड मूवमेंट है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम उन्हें क्यों नहीं आगे लाते हैं। तो मुदलियार ने ब्राह्मणों के अगेंस्ट जस्टिस मूवमेंट चलाया था। इसी तरीके का एक मूवमेंट है इजावा मूवमेंट। इजावा मूवमेंट श्री नारायण गुरु ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी कॉज। अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी जो थी, ब्राह्मण कम्युनिटी केरला में छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानती थी। इजावा मूवमेंट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। श्री नारायण गुरु इसके इसके फाउंडर थे और ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट ही मूवमेंट चलाया गया था। नारायण गुरु ने क्या किया, उन्होंने कास्ट को रिजेक्ट कर दिया कि कास्ट सिस्टम को हम मानेंगे ही नहीं। इन्होंने कहा एक कास्ट होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक ही इंसान होना चाहिए, और ये तीनों है मानवता, मैनकाइंड, ठीक है। तो इजावा मूवमेंट क्लियर हो गया। नारायण गुरु को याद रखेंगे और मैनकाइंड को याद रखेंगे। नारायण गुरु के ही एक डिसाइपल थे अयप्पा।
अयप्पा मेड इट इनटू नो रिलीजन, नो कॉस्ट एंड नो गॉड। अयप्पा ने एक स्टेप और बढ़कर बोला कि नारायण गुरु ने तो एक की बात कही थी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मानवता है तो मानवता के लिए कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए और कोई भगवान भी नहीं होना चाहिए ना। केरला में ही हम देखते हैं कि नायर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। मैं केरला का थोड़ा सा डेमोग्राफी आपको बता देता हूँ। केरला में एक है नंबूदरी ब्राह्मण्स। नंबूदरी ब्राह्मण जो थे, नंबूदरी ब्राह्मण अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास प्रेडिक्ट करते थे। ठीक। तो रमन पिल्लई थे, रमन पिल्लई ने एक मलयाली मेमोरियल ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने एक नॉवल लिखा जो कि मार्तंड वर्मा पर था। मार्तंड वर्मा केरला के बहुत महान राजा हुए। इन्होंने बताया कि जो मार्तंड वर्मा थे, जो केरला के राजा थे, ये खुद नायर थे और नंबूदरी नायर को सेकंड क्लास बताते हैं। तो इस तरीके से रमन पिल्लई साहब ने नायर्स की भूमिका को बताते हुए किताब लिखी मार्तंड वर्मा के ऊपर, और उन्होंने बताया कि कैसे एक बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड और ग्लोरियस पास्ट रहा है नायर का। ठीक है। पद्मनाभन पिल्लई फाउंडेड द नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में। नायर सर्विस सोसाइटी, ये मैं केरला की बात कर रहा हूँ। नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में किसने फाइंड की? पद्मनाभ पिल्लई। ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू यहीं से निकल कर आएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि कैलकाटा के मूवमेंट, फिर हमने कुछ देखे कि महाराष्ट्र के मूवमेंट, और फिर हमने देखा साउथ में भी केरला वाले रीजन में कुछ मूवमेंट चल रहे थे। दोस्तों 1873 में सत्य शोधक मूवमेंट लॉन्च किया था ज्योतिबा फुले ने। ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ अगेन। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक 1873 में लॉन्च किया था। इनका मेन थीम क्या था ज्योतिबा फुले का? ज्योतिबा फुले ये कह रहे थे कि जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट को ब्राह्मणों से बचाना है क्योंकि ब्राह्मण्स ने इन्हें गुलाम बनाकर रखा है। और इसी के चलते ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये दोनों किताबें लिखी। गुलामगिरी ज़्यादा पूछी जाती है पर सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक पूछने की संभावना भी बराबर है। उनकी एक थ्योरी थी, उनकी ये थ्योरी थी कि किस तरीके से लोअर कास्ट वालों को एक्सप्लॉइट किया जाता है कल्चर के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर। और इस तरीके से कल्चर और एथनिसिटी से बढ़कर ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर भी आ गए हैं। आप लोअर कास्ट को देखेंगे तो ये पॉलिटिकल इतने एक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, मतलब इनके अंदर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आ रही है। इसी तरीके से एक महार ऑर्गेनाइज किया था गोपाल बाबा वालंगकर ने। महार मूवमेंट के बारे में मैं बता दूं, महार एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो पहले पेशवाज को सर्व किया करती थी, लेकिन पेशवाज महार से गुस्सा हो गए और महार को बेइज्जत कर कर अपनी सभा से भगा दिया। दोस्तों महार ने जाकर आगे चलकर ब्रिटिश सेना को ज्वाइन किया। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आप पढ़ते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जब अंग्रेजों ने मराठास से लड़ाई की तो मराठास की तरफ से पेशवा थे, अंग्रेजों की तरफ से महार कम्युनिटी थी, और महार कम्युनिटी की वजह से पेशवाओं को हरा दिया गया। ठीक है, ये एक पॉइंट है। महार वर ऑर्गेनाइज्ड बाय गोपाल बाबा वालंगकर। तो महार को ऑर्गेनाइज किसने किया? गोपाल बाबा ने। 19th सेंचुरी में ब्राह्मणों के विरोध में महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण कास्ट ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ क्या रही थी? उठी हुई ही थी, बस महार को दबा रही थी। आगे चलकर बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये जो बाबा कहने का है ना, कि अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को बाबा कहना, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर आगे चलकर इसे लीड करते हैं 20th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में गोपाल बाबा वालंकर, आगे चलकर बाबा भीमराव अंबेडकर, और इस तरीके से 20th सेंचुरी में महार कम्युनिटी के लीडर बनकर ये सामने आते हैं। इनके लीडरशिप में महार ने एक मनुस्मृति को बर्न किया था। मनुस्मृति मतलब, मनुस्मृति हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था पर लिखी गई एक किताब है। हजारों सालों से हम मनुस्मृति को आधार मानकर ये सारी वर्ण व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अंबेडकर साहब के नेतृत्व में महार मिलते हैं और इन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां, मतलब जो कॉपीज हैं, उन्हें टीयर आउट किया, बर्न आउट किया। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट था कि हम इसका विरोध करते हैं। दोस्तों अनटचेबल्स के लिए या बैकवर्ड के लिए गांधी जी ने भी हरिजन सेवक संघ बनाया था। हरिजन सेवक संघ अंबेडकर साहब का बनाया हुआ नहीं था, कई बार हमें इस पर डाउट होता है। अंबेडकर साहब ने जो ग्रुप बनाया था, जो सोसाइटी बनाई थी, वो था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन।
ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन अंबेडकर साहब का बनाया था, हरिजन सेवक संघ गांधी जी का बनाया हुआ था 1932। इसके बाद ये तो हुए हिंदुओं की बातें। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मूवमेंट थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें देखते हैं। देयर वॉज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ पावर। देखो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, पहले मुगल थे, मुगल मुसलमान थे, मुसलमानों की सत्ता थी, सुल्तान हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद मुगल्स हार गए। तो जो एजुकेटेड और एलाइट मुस्लिम्स थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम कमज़ोर हो गए हैं, और जो मुगल्स का पावर था वो ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफ़र हो गया है। क्यों? कुछ एक चेंजेस थे, जैसे कि इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया था। आपको पता है ब्रिटिशर्स बहुत दिनों तक तो पर्शियन लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस किया और इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह लागू कर दिया। और आज भी आप देखते हैं अलग अलग कोर्ट वगैरह जुडिशरी में इंग्लिश लैंग्वेज का ही बोलबाला है। तो पर्शियन लैंग्वेज को हटाया गया। इससे भी मुसलमानों को एक धक्का लगा कि यार कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मसम्मान पर एक ठेस है। और इस तरीके से मुस्लिम्स आगे आए और इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट करना शुरू किया। इसी में सबसे पहला मूवमेंट आता है फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट बेसिकली पीजेंट्स को लेकर था, किसानों को लेकर था, बंगाल में शुरू हुआ था। और ये कहा गया था कि जो पीजेंट्स हैं, जो कि हिंदू बन गए हैं, वो वापस से प्योर इस्लाम की तरफ लौट सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा था कि जो मुसलमान हैं वो भी प्योर इस्लाम की तरफ लौटें। अब ये प्योर इस्लाम क्या था? प्योर इस्लाम मतलब जो मोहम्मद पैगंबर साहब के टाइम का इस्लाम था। जैसे हम बोल रहे थे वेदों की तरफ लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वैसे ही फराजी मूवमेंट में कहा गया था कि प्योर इस्लाम की तरफ लौटो। दे फॉलोड द टीचिंग ऑफ, ये किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे फराजी जो थे? दिल्ली के एक शाह वलीउल्लाह हुए हैं, वो सेंट थे। 1703 से लेकर 63 तक का हमें दिल्ली में उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। इन्हें फॉलो करते हुए इनकी विचारधारा को लेकर आगे चले। जैसे हिंदू किस पर? वेदों की ओर लौटो, वेदों को बेस मान रहे थे। वैसे ही शाह वली उल्लाह की टीचिंग्स को फराजी मूवमेंट्स के लिए बेस माना गया। नो, ओके। फाउंडिंग लीडर कौन थे फराजी के? शरीयतुल्लाह। आपको सिर्फ शरीयतुल्लाह याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं। शरीयतुल्लाह साहब ने यह कहा था कि जो इस्लाम में बेसिक ड्यूटी दी गई हैं, जैसे कि कलमा पढ़ना, सलात, सावन, ज़कात और हज, इन 5 ड्यूटीज़ को हमें वापस से फॉलो करना चाहिए। इन्होंने कहा बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अब इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने और जितने भी वजीउल्लाह साहब ने भी, शाह वजीउल्लाह साहब ने भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं इस भगवान का कोई रूप नहीं है। ठीक है। मुसलमान भी खुदा को नहीं जानते, वो मोहम्मद पैगंबर को जानते हैं। ठीक है। उनका ये मानना है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पैगंबर साहब ने देखा है। तो मोनोथिज्म की तरफ थे। अनदर मूवमेंट विच अराज अमंग द मुस्लिम ऑफ बंगाल वॉज तारीके मोहम्मदिया। तो ये मोहम्मदिया मूवमेंट, इसके लीडर थे तितुमीर। तो इसे सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि तारीके मोहम्मदिया अगर पूछा जाता है कि ये मूवमेंट के लीडर किसकी लीडरशिप में मूवमेंट चला, नाम था तितुमीर। दैट्स इट। ओके। और इसे इनिशिएट किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। तो जितने भी आपके मूवमेंट हैं, उस मूवमेंट में आप एमपीपीएससी पर अगर फोकस है, तो एमपीपीएससी प्री में सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पर फोकस करता है, ये तो सभी को पता है। ओके। मेंस के लिए थोड़े से मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि अभी से आपकी मेंस की तैयारी है, तो मेंस तो देना ही है सभी को। फाइन। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द पास्ट प्योरिटी। तो ये पूरा फराजी मूवमेंट इस बात पर फोकस था कि कैसे पास्ट में हम लोग बहुत बढ़िया थे। इसी तरीके से एक और मूवमेंट चला। कहीं न कहीं जो उलेमा क्लास थी, उलेमा जैसे अपने जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे ही उलेमा क्लास थी। उलेमा क्लास मुस्लिमों के पंडित हुआ करते थे, मुस्लिम प्रीस्ट हुआ करते थे। इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस में देवबंद स्कूल को अराइज किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम दिल्ली कॉलेज। आज के समय में दिल्ली कॉलेज का नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक। तो यहाँ पर एक पैरेलल एजुकेशन, दिल्ली स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट ये कह रहा था कि मुसलमान पीछे इसलिए रह गए हैं क्योंकि उन्हें एजुकेशन एडवांस नहीं मिल रही है। दिल्ली कॉलेज का कहना था कि हम इस्लाम के साथ साथ इंग्लिश की भी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए अगर मुस्लिमों को अपने धर्म को इम्प्रूव करना है तो। 1830 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलेज हेल्प टू फोस्टर अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी।
ये सारा एफर्ट कहीं न कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्शियसनेस ला रहा था, जागरूकता ला रहा था। और 1857 1857 का रिवोल्ट आप में से जितनों ने पढ़ा है, उन्हें पता है कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़े। और 1857 के बाद एक और पॉइंट निकल कर आया कि आखिरकार ये विफल हो क्यों गया, ये अनसक्सेसफुल रहा क्यों। तो एक बेसिक रीज़न था, क्योंकि हम एडवांस नहीं थे। 1857 का रिवोल्ट, अगर एडवांसमेंट में जाकर हम फोकस करते तो हम जीत सकते थे। ओके, नाउ इसके बाद आता है वहाबी मूवमेंट। मुस्लिम लॉस्ट देयर पॉलिटिकल पावर विद द रिप्लेसमेंट ऑफ मुगल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, मुगल्स अपनी पावर लॉस्ट कर चुके थे, और कहीं ना कहीं मुसलमानों का डाउनग्रेड उन्हें फील हो रहा था। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड वेस्टर्न कल्चर व्यूड एज अ थ्रेट ऑफ इस्लाम। 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री मिल गई थी इंडिया में, और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर भी आ चुका था, एजुकेशन आ चुकी थी, वुड डिस्पैच आपको अगर याद हो। तो ये सारे जो चेंजेस थे, ये सारे चेंजेस कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए एक थ्रेट था, क्योंकि वो ओवर पावर कर रहे थे। दे रेजिस्टेड इंग्लिश एजुकेशन एंड रिमेन्ड aloof फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन। वहावी मूवमेंट थोड़ा सा रेडिकल फंडामेंटलिस्ट था। इनका ये कहना था कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन फॉलो ही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वहाबी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद बरेलवी भी बोलते हैं, ये बरेली के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। तो सर सैयद अहमद वहाबी मूवमेंट से जुड़े हैं। वहाबी मूवमेंट का एम ये था कि इस्लाम को प्यूरिफाई करना है, इस्लाम का प्यूरिफिकेशन करना है। इसलिए रिलीजन, सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलीजियन, आपका धर्म जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। वहाबी मूवमेंट इस पर फोकस था। इन इंडिया वहाबी डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट द रिलीजियस रिफॉर्म ओनली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस, धार्मिक उत्थान पर ही फोकस नहीं था वहाबी मूवमेंट, इन्होंने एजुकेशन पर भी फोकस किया। दे एम टू रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल बाय रूल ऑफ देयर ट्रू बिलीवर। और एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल पॉलिटिकल एरिना को भी इंटरफेयर करना शुरू किया। वहाबी मूवमेंट इस बात की भी बात करता था कि हम किस तरीके से ब्रिटिशर्स को उखाड़कर फेंक सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाबी मूवमेंट आगे चलकर एक पॉलिटिकल रिवोल्ट के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, सैयद अहमद खान जी की यहाँ पर बात हुई है। अकॉर्डिंग टू सैयद अहमद खान, मॉडर्न एजुकेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन इन द इंडियन मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान, अब आप यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि ये सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान साहब के थॉट को समझिएगा। सैयद अहमद खान साहब एक क्लरिकल पोस्ट से यूरोपियन गवर्नमेंट में, यूरोपियन गवर्नमेंट मतलब जो हमारे देश में थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा जाए, नॉट यूरोपियन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें एक क्लर्क के रूप में जाते हैं। पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने यूरोपियन साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ी। 1866 में इन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई। मैं सैयद अहमद खान जी की बात कर रहा हूँ। ही स्टेड इन इंग्लैंड, वो एक साल इंग्लैंड में रहकर भी है 69 से 70। और वापस आने के बाद उन्होंने बोला कि मुस्लिम ब्रीद इन टू अडॉप्ट सम पॉजिटिव फीचर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी फ्रॉम हिज डिसिप्लिन, ऑर्डर, एफिशिएंसी एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। सैयद अहमद खान साहब, सर सैयद अहमद साहब ने ये बात कही कि हमें अंग्रेज़ों से एफिशिएंसी सीखनी चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, एजुकेशन का एडवांसमेंट सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कूप मंडूक होकर बैठे रहें। अच्छा, साथ ही साथ ही पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कुरान एंड नेचुरल साइंस। सर सैयद अहमद खान साहब ने ये बात कही कि कुरान और नेचुरल साइंस में कोई बेसिक अंतर नहीं है, हमने कुरान को प्रेडिक्ट करने में गलती कर दी है, और ये सारी कुरीतियाँ निकल कर आ रही हैं। लेकिन आज के समय में एक नए नए टाइम की ज़रूरत है। आज का टाइम कुछ नई डिमांड कर रहा है, उस डिमांड के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें एडवांस एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम इस्लामिक कंटेक्स्ट में यूज़ कर कर एडवांस एजुकेशन को लें। मैं सैयद अहमद खान साहब की बात कर रहा हूँ। सैयद अहमद खान साहब चलकर आगे मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं। मोहम्मदन मुस्लिम, एंग्लो इंग्लिश, मतलब इस्लामिक भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश भी पढ़ाया जाए, ऐसा ओरिएंटल कॉलेज।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडर्न हायर एजुकेशन में ना सिर्फ अलीगढ़ या यूनियन प्रोविंसेस में बल्कि इंडिया के अंदर अपनी साख रखता था। एलिमेंट्री इस लेवल पर देखा जाए तो एलिमेंट्री लेवल पर स्टूडेंट फॉलो द स्टैंडर्ड गवर्नमेंट करिकुलम इन केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इस्लामिक एनवायरनमेंट इन 1878 75 में इसे फाउंड किया गया था। 1878 में कॉलेज क्लासेस वर आल्सो स्टार्टेड एंड नॉन मुस्लिम्स वर एनरोल्ड। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं पढ़ते हैं, हिंदुओं का भी एनरोलमेंट होना शुरू हो गया था 1878 में, क्योंकि 1878 से कॉलेजेस की क्लासेस भी शुरू हो गई थी, मतलब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। इन 1886 सैयद अहमद खां फाउंडेड मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इन्होंने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था। कब खोला था? 1875 में। इसके 11 साल के बाद 1886 में इन्होंने एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ओपन की। मुस्लिम ग्रेजुएट ऑफ अलीगढ़, अलीगढ़ से पास होने वाले करीब 200 से ज़्यादा लोग 1882 से 1902 तक हो चुके थे। तो आज भी आप देखते हैं कि जो भी कॉलेज है वो अपने एल्यूमिनी को याद रखता है और वो उसके लिए काम भी करते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी ना। तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में ये जो ग्रेजुएट होकर निकले, इन्होंने जाकर मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में लोगों को बताना शुरू किया और इस तरीके से कम्युनिटी में एक लीडरशिप की भावना आई और मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज और कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरशिप के रूप में आगे आता है। इसके बाद मुस्लिम रिफॉर्म में आप एक पढ़ते हैं देवबंद स्कूल। बेसिकली देवबंद स्कूल जो था ना वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, ठीक है। मुस्लिम उलेमा जो थे, उलेमा मतलब वही प्रीस्ट जो थे, वो कह रहे थे। अब हिंदुओं में भी आपने देखा कि किस तरीके से अगर हिंदुओं में कोई रिफॉर्म आ रहा था तो इस रिफॉर्म के अगेंस्ट में भी कुछ मूवमेंट चल रहे थे। तो यहाँ पर जो मुस्लिम उलेमा थे, मुस्लिम उलेमा ने इन सब चेंजेस के विरोध में एक ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट चलाया, देवबंद स्कूल उसका नाम रखा जाता है। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि मुस्लिम्स और उनकी प्योर टीचिंग को हम इस्टेब्लिश करें वापस से, ठीक है। जो पुरानी टीचिंग्स हुआ करती थी जिसमें उलेमा जो कह देता था वही एकदम पत्थर की लकीर होता था, ठीक। Now, दूसरा जो था कि किस तरीके से हम जिहाद को, आपने आज भी देखा किस तरीके से जिहाद को हम जिंदा रख सकें, ये भी उलेमास का मेन फोकस था कि जो जिहाद है उसे हम फोकस करेंगे। द न्यू देवबंद लीडर Muhammad ul Hasan sought to impart a political and intellectual content to the religious idea of a school. The liberal interpretation of Islam created a political awakening among the followers. Liberal interpretation of Islam created political awakening. तो देवबंद स्कूल के बारे में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स तरीके का था। मतलब ये चाह रहा था कि ये जो नए चेंजेस हो रहे हैं, इन नए चेंजेस में कहीं उलेमाज का सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए देवबंद स्कूल मूवमेंट आगे बढ़ता है। अहमदिया मूवमेंट आता है मुस्लिम रिफॉर्म्स में। अहमदिया मूवमेंट को फाउंड किया था मिर्जा गुलाम अहमद ऑफ कादियान। मिर्जा गुलाम अहमद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अहमदिया मूवमेंट को फाउंड करने वाले व्यक्ति, ठीक। नाउ हिज वर्क वाज अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ आर्य समाज एंड क्रिश्चियन मिशनरी। अब अहमदिया मूवमेंट जो चालू हुआ था, आपको पता है कल जब हमने लास्ट लेक्चर में आर्य समाज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से शुद्धि मूवमेंट चला था। अब शुद्धि मूवमेंट क्या कर रहा था? मुसलमानों को कह रहा था कि आप हिंदुओं में कन्वर्ट हो जाओ। अहमदिया मूवमेंट इस चीज़ को डिफेंड कर रहा था कि आर्य समाज यहाँ पर गलत। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रही थी? जो मुसलमान थे उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रही थी। अहमदिया मूवमेंट ने कहा कि नहीं, इन्हें मुस्लिम को मुस्लिम ही रहना चाहिए। In 1889, he claimed to Masih and Mahdi and later also to be the incarnation of a Hindu god Krishna and Jesus and returned to earth. 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद साहब कहते हैं कि मैं ही उन सभी भगवानों का री इनकारनेशन हूँ, पुनर्जन्म हूँ, जो वापस आया है। मैं ही कृष्ण का पुनर्जन्म हूँ, मैं ही जीसस का पुनर्जन्म। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सारी बातें तर्काना नहीं लगती, ठीक, पर जो फैक्ट है हमें वो पढ़ना पड़ेगा। इवन ही कॉल्ड हिमसेल्फ माइनर प्रॉफिट, उन्होंने खुद को एक जूनियर पैगंबर के रूप में प्रिडिक्ट किया जिससे लोग उनकी बातों को समझें, जाने, उन्हें तवज्जो दें। अहमदिया मूवमेंट बेस्ड
itself like Brahma Samaj on the principle of universal religion to all humanity. अहमदिया मूवमेंट यूनिवर्सल रिलीजन की बात करता था कि सर्वत्र एक ही धर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, ब्रह्म समाज कह रहा है एक ही धर्म होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। अहमदिया मूवमेंट बोल रहा है एक ही धर्म होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। तो फिर आपस में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आएंगे कि भाई मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि उस समय का बैकग्राउंड किस तरीके से उठ रहा था। गुलाम अहमद वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न लिबरल थियोसॉफी। गुलाम अहमद के बारे में ये चीज़ जरूर है कि जो लिबरल थियोसॉफिकल थे, थियोसॉफिकल का मतलब होता है जो लोग धर्म की पढ़ाई करते, ठीक है, उनसे ये प्रभावित भी थे। अहमदिया अपोज्ड जिहाद एंड सेक्रेट वॉर। अहमदिया सेक्रेट वॉर, जैसे देवबंद कहता था कि हमें जिहाद लाना है, अहमदिया जिहाद का सपोर्ट नहीं करता। द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन। इस मूवमेंट ने वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को जरूर स्टार्ट किया और इस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स में एक स्कूल और कॉलेज का नेटवर्क चालू हो गया कि वेस्टर्न एजुकेशन की पढ़ाई करेंगे। आज भी आप देखते हैं हमारे देश में कहीं ना कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी में जरूर आते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन कहीं ना कहीं इनके लेवल में कम है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। दोस्तों अब आते हैं अरहर मूवमेंट में। अरहर मूवमेंट 1910 में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खार और मजहर उल हक, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन द अपोजिशन टू द लॉयलिस्ट पॉलिसीज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो था, अलीगढ़ मूवमेंट के विरोध में अरहर मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये चीज़ आपको बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, पर ठीक है, एक मूवमेंट रिफॉर्म करने के लिए आ रहा है, दूसरा मूवमेंट उसे अपोज करने के लिए आ रहा है। ठीक है, नो, ओके। अब हम बात करते हैं, मुस्लिम रिफॉर्म हो गए, सिख रिफॉर्म की बात करते हैं। देखो सिख रिफॉर्म में निरंकारीज, निरंकारीज मूवमेंट चलाया था बाबा दयाल दास ने। बाबा दयाल दास ने बोला था कि प्यूरिफिकेशन चाहिए, सिखों को प्यूरिफिकेशन चाहिए। 1840 में इन्होंने कहा था कि वापस से जो सिख हैं वो वापस से अपने ओरिजिन की तरफ लौटें और वो अलग अलग मूर्तियों को पूजा करना बंद करें, क्योंकि क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब और गुरु नानक ने कहा है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, फॉर्मलेस है। ओके, सिंपल, वन गॉड। सच एन अप्रोच मीन टू रिजेक्शन ऑफ आइडोलेट्री, मतलब कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का वो खंडन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो सिख मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, ये सभी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। मतलब ना सिर्फ बाहरी रूप में बल्कि अंदरी रूप में भी हमें एक प्योरिफिकेशन लाना पड़ेगा। निरंकारी मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाबा दयाल साहब। इट लेड एम्फेसाइज ऑन द गुरु नानक, ठीक है, ये तो बता दिया। ओके, गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी बता दिया, आनंद। ओके, लेकिन ये जब निरंकारी मूवमेंट चला ना, तो निरंकारी मूवमेंट जो है ये नामधारी से अलग हो गए। निरंकारियों ने खुद को नामधारी से अलग कर लिया। तो निरंकारी मूवमेंट नामधारियों, सिख में ही दो सिख आपको नामधारी और निरंकारी मिल जाएंगे। निरंकारी का पता चला, नामधारी पर आ जाते हैं। देखो नामधारी बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये बाबा राम सिंह ने स्टार्ट किया था 1857। 1841 में, ये मैं बाबा राम साहब की बात कर रहा हूँ, 1816 से 85 तक ये रहे। 1841 में बाबा राम सिंह, बालक सिंह, बालक सिंह वो व्यक्ति थे जो कि कूका मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बालक सिंह के डिसाइपल बनते हैं। ओके, द मूवमेंट वॉज फाउंडेड ऑन द सेट ऑफ रिचुअल्स मॉडल्ड आफ्टर गुरु गोविंद सिंह फाउंडिंग द खालसा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयरिंग 5 सिंबल। गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला था, 5 सिंबल्स पहनने के लिए, कंगा, केश, पगड़ी, कच्छा और कटार। ओके, इन्होंने कहा कि इन 5 सिंबल्स में जो एक शॉर्ड है या कटार है, इसकी जगह आप स्टिक को कैरी कर कर चल सकते हैं। ये नामधारी सिंह जी कह रहे थे। और नामधारी मूवमेंट ये कह रहा था, निरंकारी क्या कह रहा था, हमें वापस से उसी पॉइंट पर लौटना है। इस वजह से फ्रैक्शन हुआ था। द मूवमेंट रिक्वायर फॉलोअर्स टू अबेंडन द वर्शिप ऑफ गॉड, आइडियल, टूम, ट्रीज, स्नेक्स। ये बात कही गई कि आप इन सबको पूजना बंद करिए। हाँ, ये बात भी कही गई थी कि जो चोरी की बात है, खाने पर प्योरिटी हो, ये नामधारी भी सपोर्ट कर रहे थे। तो नामधारी बाबा राम सिंह। फर्दर द कंजम्पशन ऑफ बीफ वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। नामधारियों ने यह भी कहा कि जो बीफ हम खाते हैं, बीफ को नहीं खाना चाहिए, पूरी तरीके से इसे फॉरबिड करिए। ओके, उसके बाद आती है सिंह सभा।
टू स्ट्रेंथन द सिखिज्म अ स्मॉल ग्रुप प्रोमिनेंट सिख लेड बाय ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। सिंह सभा के बारे में आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठाकुर सिंह और ज्ञानी ज्ञान सिंह। इन्होंने अमृतसर में 1873 में सिंह सभा बनाई थी। अब इसके पीछे की बड़ी अच्छी कहानी है। फाइन, वो कहानी फिर कभी बताऊंगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंह वर टू बी रीस्टोर्ड सिखिज्म टू इट्स pristine purity to publish the historical religion book, periodicals, propagate knowledge, singing Punjabi to return Sikh. Later, Singh Sabha Amritsar was emulated by a new organization, Lahore Singh Sabha, more democratic in nature. तो सिंह सभा के बारे में सिर्फ आपको इनके फाउंडर याद रखने, नथिंग एल्स। ओके ना, गुरुद्वारा रिफॉर्म पर आते हैं। गुरुद्वारा रिफॉर्म सिखों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ। दोस्तों 1920 तक क्या होता था, जो सिख गुरुद्वारे होते थे ये उदासी सिख महंत चलाते थे। उदासी सिख महंत क्या करते थे, गुरुद्वारे में जो भी इनकम आती थी उसको अपनी पर्सनल इनकम मान लेते थे उदासी सिख महंत। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस बात का इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिखों के बीच में फूट डालना चाहते थे। अब इसका एक आप आउटपुट देखिए कि जो उदासी सिख महंत थे ना, जब जनरल डायर ने कत्लेआम किया था तो उदासी सिख महंत जनरल डायर के सपोर्ट में थे, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल से इस तरीके से एक हुक्मनामा गदराइट्स के अगेंस्ट, अगर गदर मूवमेंट आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक हुक्मनामा जारी करते हैं गोल्डन टेम्पल से कि गदराइट्स बेकार है, ठीक। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जिसमें जनरल डायर का हाथ था, जनरल डायर के सपोर्ट में थे, उन्हें ऑनर कर रहे थे। दिमाग खराब हो गया सिखों का कि ये कर क्या रहे हो तुम। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया कि गुरुद्वारे को ऐसे करप्ट महंतों से हमें खाली करवाना है। बढ़ता गया, नेशनल वाइड प्रेशर आना जब शुरू हुआ कि ये सब कर क्या रहे हैं उदासीन महंत, तो इसके बाद फिर फाइनली एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है 1920 में जाकर, ठीक है। 1920 के पहले की मैंने कहानी बता दी। 1920 में जाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है और ये जो कमेटी थी, ये कमेटी अब फाइनली क्या करेगी कि गुरुद्वारों को चलाएगी। द मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ गुरुद्वारा सून टर्न इनटू अकाली मूवमेंट। दोस्तों गुरुद्वारा मूवमेंट थोड़ी ही दिनों में अकाली मूवमेंट का रूप ले लेता है, जो कि बाद में अलग अलग 3 स्ट्रीम में बढ़ जाता है। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म आगे चलकर 3 स्ट्रीम कौन कौन सी थी। एक ने कहा हम नेशनलिस्ट रिफॉर्म करेंगे, दूसरे ने कहा कि हम प्रो गवर्नमेंट जाएंगे, और तीसरे ने कहा कि जो सिख कम्युनलिज्म है हम सिख कम्युनलिज्म को सपोर्ट करेंगे। तो जब भी आप सिखिज्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से गोल्डन टेम्पल, वो अटैक, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो सब चीज़ें, कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। खैर, गुरुद्वारा रिफॉर्म क्लियर हो गया। इसके बाद पारसी रिफॉर्म पर आ जाते हैं। पारसी भी हमारे देश में रहते थे। पारसी रिफॉर्म में सबसे पहले पेरियार को उठाओ। दोस्तों पेरियार एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने वैकाम सत्याग्रह चलाया है। सीधे आपको इनका नाम याद होना चाहिए। पेरियार टाइटल है, उनका असली नाम था ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने वाइकाम सत्याग्रह चलाया है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। और वाइकाम सत्याग्रह शराब ना पीने के लिए था। ही वॉज द लीडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ई रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया, जिसे 1925 में तमिलनाडु और उसके आसपास के एरियाज में प्रमोट किया गया। और इनकी जो डिमांड थी, ये डिमांड थी कि किस तरीके से ब्राह्मण कम्युनिटी न तो एजुकेशन में बैकवर्ड को जाने दे रही है और कास्टिज्म के बेस पर भेदभाव कर रही है, इन दोनों का विरोध करना। अचीविंग स्वयं मर्यादा और सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वयं मर्यादा, रामास्वामी ने बोला हम खुद की मर्यादा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आएंगे, हमें नहीं चाहिए ब्राह्मणों का सपोर्ट। दिस मूवमेंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैनी सोशल रिफॉर्म occurred during this period. Its main approach was to improve socio-economic condition of low caste. तो मेन रामास्वामी का फोकस किस पर था, लो कास्ट लोगों पर। ओके, नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर
knowledge of the political education, right to lead life, dignity, self-respect, and away from the exploitative based on the superstition and belief. सिंपल, रामास्वामी ने कहा कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। जितनी भी सोसाइटी में इविल्स फैले हुए हैं, एबोलिशन ऑफ इविल, सोशल प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ वुमेन राइट्स को हम प्रमोट करेंगे। इस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ होम ऑफ ऑर्फन्स, विधवाओं के लिए, ऑर्फन्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, ऐसे गृह खोले गए जहां पर अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम रह सकते हैं, विधवा गृह। दिस मूवमेंट गेन पॉपुलैरिटी इन नो टाइम एंड बिकम द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। और ये जो मूवमेंट था ये थोड़ी दिनों में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म निकल कर आ गया। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए इन्हें मनु को हटाना था, तो फिर से मनु स्मृति का विरोध करना शुरू किया। साथ ही साथ पूरी हिंदू समाज का जिस तरीके से गठन हुआ है उसका भी विरोध करना शुरू किया। रामास्वामी साहब ने एक जर्नल निकाला, खुदी आर रासू, एक और था पुराताची, और एक था विदुथलई। ये तीन किसके जर्नल थे, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा गया है जिसमें ये तीन भी थे, एक और था, और कहा गया था कि इसमें से रामास्वामी का निकाला हुआ जर्नल कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि तमिल जर्नल्स कौन से हैं इनमें से, तो खुदी आरासू, पुराताची और विदुथलई। 1938 में तमिलनाडु विमेन कॉन्फ्रेंस ने इस बात को अप्रिशिएट किया, तमिलनाडु का जो विमेन कॉन्फ्रेंस था, और उन्होंने रामास्वामी को एक टाइटल दिया पेरियार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1970 में यूनेस्को ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, 1970s में यूनेस्को ने पेरियार को साउथ एशिया का सुकरात, सोक्रेटस ऑफ साउथ इंडिया की उपाधि से नवाजा था। ये यूनेस्को की मैं बात कर रहा हूं। ओके, देखो रिफॉर्म का मूवमेंट क्या हुआ, चेंज हुई चीजें। ओके, हमारा मेन फोकस है कि लास्ट में इन सभी सेगमेंट को रिवाइज करना। तो चेंजेस क्या है, चेंजेस आप देखते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट आया, फिर उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, शारदा एक्ट आया, सती एबोलिशन एक्ट आया, उसके बाद विमेंस के लिए स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, गर्ल्स एजुकेशन की तरफ फोकस किया गया, ब्राह्मणों की जो एक मोनोपॉली थी उस पर हिट किया गया। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, हमने लास्ट क्लास और इस क्लास में पढ़े। दोस्तों जब आप प्री देने जा रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दिन पहले रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं। मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1915, प्लेस को छोड़ दो। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1829। धर्म सभा राधाकांत देव 1830। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1834। परमहंस मंडली पांडुरंग 1849। इसे छोड़ा जा सकता है राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, जिन्हें दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, 1861। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन 1866। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी प्लाडविस्टी और कर्नल ऑल्टक 1875। ब्रह्म समाज, ये साधारण ब्रह्म समाज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और साधारण ब्रह्म समाज, इसके पहले वाले लेक्चर में दोनों में क्या मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने बताई थी। साधारण ब्रह्म समाज जो है वो आनंद मोहन बोस। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जीजी अगरकर। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रानाडे। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। ओके, एक मिनट, इसमें से आप क्या छोड़कर जा सकते हैं? साधारण ब्रह्म समाज छोड़कर नहीं, एक फैक्ट है, इसे याद कर जा। देव समाज आप छोड़ सकते हैं, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन छोड़ सकते हैं वैसे। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजो। फाइन, ओके। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सोशियो रिलीजियस ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है।
तो आपका पेपर 2 का एक टॉपिक 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है। फोकस यही रहेगा कि अगले हफ्ते भर में आपका जो सेकंड टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा सकूं, भले मुझे फास्ट ट्रैक लेना पड़े। साथ ही साथ एमसीक्यू पर मैटर तैयार हो रहा है, उस पर आपको क्लासेस जल्दी मिल जाएंगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास को लाइक ज़रूर करना।